मतलब 1 सेकंड में कितना बार परिवर्तित? अरे यार, एक दो बार हो तो हो, 1 सेकंड में एक बार 100 बार नाच जाती है, तबे ना हम लोग ऐसे सटते हैं। 11,000 में सटेंगे, अब्बा अब्बा क्या, तब बोलेंगे कुछ नहीं, खाली राग आलाप करेंगे। हाँ, बताइए क्या यही नहीं होगा? करंट में जब सटेंगे तो ऐसे नहीं होगा जी। चलिए, देखिए तू काहे रो रही है? अभी कोई मरा नहीं, अभी सब जिंदे हैं। तो बता रहे थे, देखिए रो रही है। अरे हम अभी हैं भाई, ये तो बता रहे थे। चलिए, अब आपको एक चीज समझ में आता होगा, FMC है, ऊपर में फादर है, नीचे में मदर है, नीचे में एगो लटक गया कौन चीज? हाँ हाँ ठीक है, बच्चा ना जी। फादर मदर चाइल्ड, अब याद रखिए, याद रहेगा। क्या मिलेगा आपको? ऐसे, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, याद रहेगा। आप समझ गए होंगे भाई। एफ से हो गया फोर्स यानी बल, और चुंबक यानी मैग्नेट, और धारा हो गया करंट। क्लियर है? यानी इसी सिद्धांत पर उन्होंने काम किया। कौन? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे ना? ठीक, बहुत अच्छी बात। तो कल हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमारा एक चैप्टर था जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव संबंधित उपकरणों के बारे में और उसके सिद्धांतों के बारे में हम लोग देखे। तो आज फिर से हम लोग इसके पार्ट 2 देखेंगे, यानी क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 है, जिनका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अर्थात हमने देखा था कि चुंबक एक ऐसी चीज है, किसी किसी चीज को चुम्माच ले लेती है, यानी चुंबन कर लेती है, यानी चिपक जाती है ना। यानी चुंबक ना कह के उसको समझिए चुंबन का, अर्थात आकर्षण की चीज। इतनी चीज हम लोग देखे। तो आज इसका शेष पार्ट 2 है, यानी कि जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सबसे चिप्ट का महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे यहीं से 4 नंबर या 5 नंबर का आपको पूछेगा परीक्षा में। बस करना क्या है, आपको ध्यान से सुनना है, ताकि इस वीडियो से 5 नंबर आराम से परीक्षा में ले आएगा। एकदम 100 ही नहीं, 200% गारंटी कि आपको 5 नंबर तो इसी वीडियो से आएगा। कैसे आएगा? तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम क्या है। क्लियर है? तो देखिए, फ्लेमिंग साहब ने क्या किया, ये शायद बायां हाथ है ना, ये ना होता बायां हाथ, हाँ ठीक है। ये दायां, इसे हम लिखते हैं तो बायां हाथ यही हुआ। अच्छा ठीक, सुनिए सुनिए। तब बायां हाथ लिए, इसके 3 उंगलियां, जिसमें एक है अंगूठा, एक है मध्यमा, अति तर्जनी, और एक मध्यमा। तीनों को उन्होंने लिया। कौन कौन लिया भाई? याद रखेंगे। एक लिए अंगूठा, एक लिए अंगूठा, एक लिए तर्जनी, एक लिए मध्यमा। ठीक। अब इस चीज को हम ऐसे अगर कर दूं, यहाँ कर देते हैं, तर्जनी, मध्यमा, क्या ये तीनों को, या अंगूठा ऊपर भी लिख सकते हैं कोई। तीनों को उन्होंने लंबत फैलाया इस तरह से समकोण पर। अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे तो इस तीनों क्या है? लंबत। ये क्या बताती है? धारा की दिशा। मध्यमा जो होती है वो क्या है? धारा की दिशा। क्लियर? इसी तरह से तर्जनी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा जो है वो बल की दिशा को दर्शाती है, बल की दिशा। कोई दिक्कत? फिर समझते हैं। सबसे पहले क्या किया उन्होंने, देखिए इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। पहले उस चैप्टर को आप पढ़िए, उस भाग को, तब समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़े थे। कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपास की सुई है,
क्लियर। और इसके चारों ओर समझिए, या पास में जब हम लोग विद्युत वाही तार को लाते हैं तो इस सुई में क्या उत्पन्न होती है, विक्षेप। हम लोग देख लिए सेम चीज उन्होंने कहा कि अगर हम इसी घटना को अगर आगे बढ़ाते हैं तो हम अपने बाएं हाथ पर ले जाते हैं, बाएं हाथ पर, तो बाएं हाथ पर हम क्या देखते हैं, अगर मध्यमा किसको बतलाती है, धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा जो है वो क्या बताएगी, बल की दिशा को दर्शाती है। अच्छा, बल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फोर्स, क्लियर। धारा को कहते हैं हम लोग करंट, ठीक है। और चुंबक को कहते हैं हम लोग मैग्नेट, नहीं। तो आप इसको अगर मान लीजिए, अगर हम इसको यहाँ ना लिख करके अगर यहाँ भी लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत ना होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अंगूठा, ये क्या हो गई हमारी, बल यानी एफ। अब आपको एक चीज समझ में आता होगा, एफ एम सी है कि ऊपर में फादर है, नीचा में मदर है, नीचा में लटक गया कौन चीज, हाँ ठीक है बच्चा ना जी, फादर मदर चाइल्ड। अब याद रखिए, याद रहेगा, क्या मिलेगा आपको, ऐसे फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, याद रहेगा। समझ गए हम भाई। एफ से हो गया फोर्स यानी बल, और चुंबक यानी मैग्नेट, और धारा हो गया करंट, क्लियर है। यानी इसी सिद्धांत पर उन्होंने काम किया, कौन, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम कितना था आपको याद हो ही गया होगा, आराम याद रखेंगे, कौन कौन, फादर मदर चाइल्ड। क्या तब पूछेगा आपसे परीक्षा में, यहाँ से पूछता है, क्या पूछेगा, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम लिखा, तो लिखेंगे फ्लेमिंग साहब ने बाएं हाथ की 3 उंगलियां लिया, एक लिया मध्यमा, एक लिया तर्जनी, और एक लिया अंगूठा, तीनों को उन्होंने लंबवत फैलाया। तो उन्होंने कहा कि यदि मध्यमा धारा की दिशा बतलाती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र अगर बतलाए, तो अंगूठा बल की दिशा को बतलाए। अब इस चीज पर आप याद रखेंगे, ये तो हो गया सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाती है, तो याद रखेंगे बल, ठीक है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाती है, किसी को डाउट। अब फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में किसी को दिक्कत नहीं ना। आपकी परीक्षा में दो तरह से पूछता है, या तो परिभाषा पूछे कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम लिखिए, हम लिख देंगे, या ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है, तो लिख देंगे, किसी को दिक्कत। अच्छा, सबसे बड़ी बात रहा कि आखिर पढ़ने के पीछे का क्या रीजन हो सकता था, ये रीजन क्या हो सकता था भाई। हाँ, इसका रीजन था, ध्यान रखेंगे, विद्युत मोटर के पढ़ने से, विद्युत मोटर, यही चीज पढ़ना था, इसी चीज पर उन्होंने काम किया। चले बजे, तो हम लोग पढ़ेंगे अब विद्युत मोटर के बारे में। सबसे पहले पूछता है कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, आपसे क्वेश्चन रहेगा ये, विद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, यंत्र है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। इसलिए क्या पूछेगा आपसे, विद्युत मोटर किसे कहते हैं, तो बस लिख देंगे, विद्युत मोटर एक युक्ति है या यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आपसे पूछेगा विद्युत मोटर का सचित्र क्रियाविधि का वर्णन करें, सचित्र क्रियाविधि। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे तो हम फोटो यहाँ बना ही दिए, यहाँ फोटो देख कर याद कर लीजिएगा, लेकिन एक बार हम बना देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए उसमें क्या होता है, एक शक्तिशाली यू आकार की नाल चुंबक लेते हैं, याद रखिएगा, शक्तिशाली एक नाल चुंबक। स्वाभाविक सी बात है कि चुंबक है तो इसमें दो ध्रुव होंगे, एक एन होगी और एक एस।
यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, अब क्या करेंगे, इसके भीतर से अगर हम तार को गुजारे, किसी विद्युत वाही तार, सपोज मान लीजिए एक तार है, अगर हम धारा इस तरह से इसको दें, इसी दिशा में दें, तो तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होगी? क्या उत्पन्न होगी? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेट है और तार में अगर विद्युत धारा देंगे तो ये अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करती है? ऐसे परिनालिका में याद होगा, परिनालिका में हम लोग इसी तरह से पढ़े थे, क्लियर है? और ऐसे करके, या शुरू में हमने बताया था कि तार में अगर विद्युत धारा देते हैं तो उसके चारों ओर वक्र के रूप में विद्युत धारा होती है। ये बड़ा डाउट है, क्लियर है? हेलो, हेलो, चलिए बात ये सुनेंगे। एक यू आकार का हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया है, यानी शक्तिशाली नाल चुंबक लिया, और इसमें एक विद्युत वाही तार को हमने दिया है, और अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाह करें धारा, तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। अगर हम उल्टा कर दें, धारा को इस दिशा से इधर दें, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ दें, तो इस तरह से वह उत्पन्न करेगी। अब गौर करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इस दिशा में चलेगी और ये इस दिशा में चलेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अब हमने एक चित्र बना रखा है आपके लिए, ये देख रहे हैं, इसको आप आर्मेचर समझिए। इस समझिए जो खोला है ना, बात है, ये खोला है ना, तो एक समझिए कि कोई कुंडली है, उसके ऊपर तांबे के तार को हमने ऐसे करके लपेट दिया है, ठीक है? अब इसी चीज को हमने यहाँ रख दिया ऐसे, कोई दिक्कत? जब रखेंगे तो मान लीजिए, ऐसे समझिएगा, दिमाग लगाइएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगी तो इस चीज पर बल लगाएगी, ये ऐसे करके धक्का देगी इसको, ये ऐसे घूमेगी, और ये जो है ना, इसको इधर से बल लगाएगी। समझिएगा फिर से, ये इसको इधर से बल लगाएगी और ये इसको इधर से बल लगाएगी, ये नाच के ऐसे हो जाएगी, क्लियर है? जब ये ऐसे आएगी तो फिर इलेक्ट्रॉन इस पर बल लगाएगी और ये वाली इस पर लगाएगी, तो ये ऐसे नाच जाएगी, और ये प्रक्रियाएं लगातार जारी रहेगी। कोई दिक्कत? यही नाच रही है। यही तो हो गया, बन गया विद्युत मोटर। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आई बात है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं इसमें। देखिए, शक्तिशाली नाल चुमक लिया और इसमें हमने क्या किया, एक धारावाही तार प्रवेश किया, तो हमने क्या पाया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गया, और उल्टा जब दिया तो इस डायरेक्शन में आया। हो गया क्लियर? अब हम इसमें इसको क्या कहते हैं, आर्मेचर। याद रखिए, इसका क्या नाम है भाई? आर्मेचर है। जब आर्मेचर को इसमें लगाया तो हमने क्या पाया कि ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देती है और नीचे वाली इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देती है, ठीक? और ये ऐसे ऐसे नाचना शुरू कर देती है। बस यही तो है। अब किसके कारण नाच रही है? विद्युत धारा के कारण। विद्युत धारा के कारण ये किसमें नाच गई? घूम गई। घूमने का मतलब है यांत्रिक, घूमने का मतलब है, लेकिन सीधे घूमने से काम नहीं चलेगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें पिन लगा लेते हैं। इसे मान लीजिए, एक कल्पना कीजिए कि ये चीज लगी हुई है, ठीक है, ये लगा हुआ है, और इसी में हम लोग पंखा या जो भी है लगा देते हैं। अभी जो आप ये घुमाते हुए देख रहे हैं, पंखा नाच रही है, ये किसके कारण? इसी के कारण, ठीक है? अच्छा, इस पर थोड़ा सा विशेष से चर्चा करना पड़ेगा। ये तो काम समझ गए कि विद्युत मोटर काम कैसे करता है। अब इस चीज को हम लोग फिगर बनाएंगे परीक्षा में कैसे।
तो कुछ नहीं, याद रखना है कि एक शक्तिशाली नाल चुंबक इस प्रकार से लेते, सॉरी, हो गया। ये दो चुंबक हमने लिया, एक का नाम नॉर्थ है और एक का नाम साउथ है। किसी को डाउट? इसको आपका क्या करिए, थोड़ा सा घस दीजिए ताकि पता चले कि चुंबक है ये। किसी को दिक्कत? और हमने क्या किया, इसमें तांबे की तार की लपटी हुई एक कुंडली लिया, तांबे की तार की एक लपटी हुई कुंडली लिया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। किसी को दिक्कत? यही चीज तो है, ये क्या है, आर्मेचर है। ये हो गया हमारा कौन चीज, चुंबक हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, आर्मेचर। याद रखेंगे, यहां तक किसी को डाउट? और आर्मेचर का ही ये भाग निकला हुआ है जो हमने इसमें निकाल दिया है, इसमें हमने क्या कर दिया, इसको निकाल दिया। अब ये है क्या वास्तव, इस, इसका क्या काम, तो समझिए एक तरह से ये कार्बन का ब्रश है। ये क्या है भाई, कार्बन का ब्रश है। यानी यहाँ पर कार्बन का एक ब्रश लगा दीजिए, एक कार्बन का ब्रश ऐसे लगा दीजिए। ये वास्तविकता क्या है, ये इसमें सटा हुआ रहता है, केवल स्पर्श करता है, इसको जोड़ता नहीं है, याद रखिएगा। वो केवल स्पर्श करता है ना। ये स्पर्श किए हुए है, ये अगर ऐसे रहेगा लेकिन ये नाच सकती है, तो ये नहीं नाचेगा, ये ऐसे केवल सटा रहेगा। ये जो है, ऐसे तो हम इसको ऐसे कर दिए ताकि पता चलता है कि जुड़ा हुआ है, लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे ये है ना, ये केवल सटा हुआ है, इसके अंदर ये नाच रहा है, ये अपनी जगह पर रहेगा और ये ऐसे नाचते रहेगा, नाचते रहेगा, नाचते रहेगा, लेकिन ये नहीं नाचेगा, ये केवल सटा हुआ है, स्पर्श कर रहा है, समझ रहे ना। लेकिन इसके जो भीतरी भाग होता है, इसके भीतरी भाग, ये भाग यहाँ और यहाँ, दोनों विद्युत रोधी पदार्थ लगा रहता है। क्या रहता है, विद्युत रोधी। यानी समझिए एक तरह से कार्बन का कोई प्लेट लगा रहेगा, और इसके भीतर में हम क्या करते हैं, एक प्लेट को जोड़ देते हैं, एक प्लेट को। अरे इसमें करंट है, इसमें करंट है, लेकिन विद्युत रोधी लगा दिए और तब इसको जोड़ दिए, तो अभी इसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप पंखा लगा दीजिए, हो गया, नच रही है पंखा, पंखा बन गया। बस यही विद्युत मोटर है, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया कि सबको, कि विद्युत मोटर हम कैसे बनाएंगे। देखिए कुछ नहीं, अब कहिएगा सर आप पहली बारी में तो बताए हैना वाला। अरे बुआ देखो, अगर सामने से अगर रखा होगा, सामने से है तो आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसी चीज को हम पलटी मार दे ऐसे, पलटी मार दे ऐसे सुता दे, तो तुमको क्या दिखाई पड़ेगा, केवल ही दिखाई पड़ेगा। अभी इसको हम खड़ा किए हुए थे, तब तो थोड़ा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन ऐसे इसको हम सुता दिए ऐसे, तो सुता दिए तो क्या दिखाई पड़ेगा, ये नहीं दिखाई पड़ेगा, ये थोड़ी दिखाई पड़ेगा, थोड़ा ये दिखाई पड़ रहा है, तो यही दिखाई पड़ रहा है थोड़ा, ठीक है। बस इसको हम क्या कर दिए, कलर दिए है सेम चीज वही है, यही चीज यहाँ, लेकिन इसको क्या कर दिए हम लोग, कल्टी मार दिया ऐसे करके। आप समझ गए, तो ये चित्र बना लेंगे, फिगर फिगर बनाने में कोई दिक्कत। पहले क्या करेंगे, दो शक्तिशाली नाल चुंबक ले लेंगे, इसमें तांबे की तार लपटी कुंडली ले लेंगे, और यहाँ पर दो कार्बन का ब्रश ले लेंगे, विद्युत रोधी पदार्थ ले लेंगे, इसमें एक तार को बाहर निकाल देंगे या किसी छड़ को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो चीज हमको लगाना होगा वो लगा देंगे, वो घूमने लगेगी। एकदम सेम सेम सेम, सही में गलती बताए का। चलिए यहाँ तक समझ गए। तब विद्युत हम दो चीज बात पढ़ लिए, कौन सी पढ़ लिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, और दूसरा पढ़ लिए, अच्छा विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। अब यहाँ से पूछेगा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तब बता देंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे चलेंगे, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है तीसरा पॉइंट हमारा, क्या भाई, ये बनाना आ गया ना, कार्यविधि समझ गए, फोटो वोटो समझ गए, किसी को दिक्कत? अच्छा एक चीज, हाँ आपको हम कार्यविधि तो बताई भी नहीं कि काम कैसे करती, फोटो बना दिए। अच्छा कार्यविधि क्या होता है समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ से बैटरी है, या मान लीजिए कोई भी करंट है, विद्युत धारा है, तो यहाँ से जब हम इसको विद्युत धारा देंगे, समझिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ से विद्युत धारा देंगे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रवाहित करेगी, क्लियर। अगर मान लीजिए यहाँ विद्युत रोधी पदार्थ नहीं होता, तब तो करंट सीधा इसमें जाके इसको रिटर्न हो जाता है, तो मामला फंस जाता, तब तक घूमता ही नहीं है।
काम ही नहीं होता होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा दिए, पहले ही विद्युत रोधी पदार्थ लगा दिए थे, ताकि जो है इधर का करंट उधर ना जाए। तो अब यहाँ से कार्बन के ब्रश से गया विद्युत धारा ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी और इसमें ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके रिटर्न आ जाएगी, ठीक है ना। जब तक दोनों तार को नहीं जोड़ेंगे तो विद्युत धारा कैसे चलेगी। तो चलने के लिए तो दोनों तार होना ही चाहिए, लेकिन इसको ले जाना था कहाँ हमको, इधर हो गया। अब समझ गए क्या काम हो गया। तो यहाँ से करंट गया है ऐसे करके और इधर, तो इसमें विद्युत धारा जब हम देते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव। क्या उत्पन्न होता है, और चुंबकीय प्रभाव के कारण जो यहाँ बल लगता है, अभी बल ना पड़ रहे थे, क्या लगता है, बल। तो बल क्या करता है, इसको ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। देखिए यही ना है कि जब इसमें विद्युत धारा गई है तो यहाँ से बल लगता है। अब बल लगता है तो क्या होता है, इसको जो है उसको नीचे, इधर से क्या कर दिया ऊपर, फिर इसको इधर से ऊपर, इसको नीचे, तो ऐसे करके इसको नचाते रहता है। काम समझ गए, क्रिया विधि समझ गए। फिर से एक बार और देख लेते हैं। आपसे पूछेगा कि विद्युत मोटर किसे कहते हैं, तो लिखेंगे विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल। क्लियर। आपसे कहेगा विद्युत मोटर की बनावट, बनावट में क्या लिखेंगे, दो शक्तिशाली नाल चुंबक लेते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आकार का एक नाल चुंबक लेते हैं और उसमें तांबे की तार की एक लपटी हुई कुंडली लेते हैं जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का एक हिस्सा जो बाहर निकला होता है, जिसके ऊपर दो कार्बन के ब्रश आपस में स्पर्श करते हैं। इसके भीतर विद्युत रोधी पदार्थ होती है जिससे कुंडली बाहर निकली होती। जब हम लोग विद्युत धारा किसी बैटरी से इसको इस प्रकार जोड़ देते हैं तो धारा का प्रवाह इसमें होने लगता है। धारा जाने के कारण वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न होती है तो वह बाई चीज को दाई, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर बहती है, जिसके कारण वह नाचना शुरू कर देती है। हो गया क्लियर, इतना काम खत्म। अब चलते हैं हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सब समझ गए। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है, कोई दिक्कत, क्या पढ़ना है हमको। अच्छा, सबसे पहली बात क्या हुआ कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था। सबसे पहले विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा, ना 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 ना, गलत बात। सबसे पहले ऑस्ट्रेड साहब ने खोजा। ये हम लोग पहला प्रयोग पढ़े थे, याद होगा, ऑस्ट्रेड साहब। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने बताया, ऑस्ट्रेड साहब ने किया। पहला प्रयोग हम लोग यही देखे थे पहले वीडियो में ना, देखे थे। अच्छा, इस सन शताब्दी कब थी, तो गांधी जी के जन्म से पहले की बात है, यानी 1820, उनके छठी से पहले हुआ था। नहीं, गांधी जी का जन्म कब हुआ है, 1869 में। क्या, तो 1869 से पहले यानी 1820, उनका छठी से पहले ही हुआ था ये सब बात। नहीं, लेकिन उसके बाद दो और वैज्ञानिक आए और कहे फैराडे जी, ऑस्टेड साहब, कि आप जब खोज कर दिए हैं कुछ नया सिद्धांत लीजिए हमरे से। क्या क्या कहे वो, कुछ नया सिद्धांत लीजिए। तो कहा भाई कौन सी नया सिद्धांत। तो आपने क्या किया कि एक, ये क्या था भाई, कंपास की सुई, ये क्या थी भाई, इसके बगल में आस पड़ोस में जब आप करंट ले गए थे तो क्या हुआ था, क्या हुआ, ना 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 ना, ये कंपास की सुई विक्षेपित हुई। ये किसके कारण हुई, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण विक्षेपित हुई। ये बात सबसे पहले ऑस्टेड साहब ने बताया ना। लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हेनरी। हेनरी ये अमेरिका के रहने वाले थे। इस सन 1830 में उन्होंने कहा कि आप तो पहले 10 साल पहले बात किए थे, अब तो हम नया आदमी हैं, तो हम नया सिद्धांत देंगे, हमने से कुछ नया सिद्धांत ले जाओ। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप किसी कंपास की सुई के पास अगर विद्युत धारा ले गए हैं, तो विद्युत धारा के कारण क्या उत्पन्न किए हैं, चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र ले जाएं तो हम करंट पैदा कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी कुंडली के पास अगर क्या ले जाएं, चुंबक ले जाएं, तो करंट पैदा कर सकते हैं।
पहला देखिए, पहला सिद्धांत क्या था कि करंट जब आप ले गए हैं तो चुंबक पैदा किए हैं। अब वो क्या कहते हैं, कौन, हेनरी। उसके बाद आए फैराडे। फैराडे उन्होंने क्या कहा कि ना भाई, हम भी कर सकते हैं। कब, जब चुंबक ले जाएंगे तो विद्युत धारा करंट पैदा कर देंगे, क्या है कि नहीं। अर्थात आज जो जनरेटर चलता है ना, जनरेटर, क्या, तो वो किसके कारण, वही चुंबक के कारण क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा, चुंबक के कारण। अब देखिए क्या हुआ कि एक शादी का प्रोग्राम है, बड़का वाला जनरेटर आया हुआ था, है कि नहीं। और रजुआ अंकित दोनों मिलके होगा चुंबक के वाला जो आगे वाला जो प्लेट था वही गायब कर दिया। हाँ, ये दोनों मिल के विचार किया पहले ही, रतिया में जो है जनरेटर का थी खोल के भाग गया, मार रहा है हेल्डिंग, मार रहा है हेल्डिंग, कुछ नहीं हो रहा है। उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पानी फेंक सकता है, वो करंट पैदा नहीं कर सकता। वो जनरेटर जो है ना, अब ज्यादा ज्यादा क्या फायदा करेगा, पनिया फेंक सकता है, लेकिन वो करंट नहीं दे सकता। देखा क्या, अरे भाई तो थुथने गायब है। जनरेटर देखे ना, जनरेटर, जनरेटर में आगे बैठते को थुथना निकल रहता है ना, उसमें क्या रहता है भाई, तो चुंबक रहता है, उसमें क्या रहता है, मैग्नेट रहता है, और वही मैग्नेट ना बिजली पैदा करता है। लेकिन ये दोनों मिलके क्या कर दिया, उसको गायबे कर दिया। ले भैया, क्या लगता है वो लड़की से दुश्मनी था शायद, शादी होने ही नहीं देंगे तोरा। हाँ क्या बात, सही बात है रे, ये गलती बात नहीं है, ऐसे नहीं करना है। अब आगे चलिए, सुनेंगे मेरे भाई, अब वही जानेगा ना। ऐ चलिए बात चलिए, सुनिए सुनिए, अब होगा कोई दुश्मनी तो अपना बदला सधा रहा है भाई। चलिए सुनिए, तो कैसे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या, सुनिए परीक्षा में पूछेगा आपसे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, समझते हैं। कुछ नहीं, देखिए एक परिनालिका ले सकते हैं, या ऐसे ऐसे कुंडली ले लीजिए, सीधा सीधी बात, कोई बात नहीं। चलिए ले लिए कुंडली, ये थोड़ा सा और नीचे कर, कुंडली ले लिए, या परिनालिका भी कह सकते हैं इसको, किसी को दिक्कत। अच्छा, और यहाँ पर क्या किए, एक गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में एक तार रहता है लगा हुआ, हो गया। क्या लिया हमने, एक परिनालिका लिया, अब परिनालिका में क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, याद रखेंगे, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और हेनरी साहब ने क्या किया, समझना थोड़ा सा ध्यान से, एक ये क्या भाई, ये क्या है, क्षर चुंबक है, ये क्या है, क्षर चुंबक है। अब जब इसके पास जब ले जाते हैं, याद रखेंगे, इस कुंडली के भीतर इसको प्रवेश करते हैं, वो भी धीरे से नहीं, तेजी से, फटाक, जैसे तेजी से करते हैं तो ये कांटा ना धक से नीचे गिरता है, ऐसे। हाँ, अच्छा, उन्होंने देखा कि अगर एन को हम ले गए हैं तो ढक से नीचे गिरा इस तार, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ जरूर हुआ, तभी ना ले गए यहाँ पर हम लोग, काम कर गया। अच्छा, इसको पीछे खींचते हैं, फटाक से तेजी से खींचते हैं, तब क्या होता है, तो झट से तार जो है मर भाई से फटाक से ऊपर आ जाता है। अच्छा, ले गए हैं तो नीचे गिरा, खींचे हैं तो बाहर आया ना। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, उल्टा कर देते हैं, प्रयोग प्रयोग, इसको क्या करते हैं, एस कर देते हैं, और इसको एन कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब तब देखते हैं, तो पहले जैसे एस को अंदर करते हैं कुंडली के भीतर, तो झड़ से तार जो है ना ऐसे फेंकते फेंकते पीछे, ठीक है ना। और एन को क्या करते हैं, जब निकालते हैं बाहर तो फिर से नीचे गिरती है। फिर गौर करिएगा यार, लगता है कि पूरे में वोट नहीं किए। चलिए, ये वोट उठ का प्रचार है, सुनेंगे मेरे भाई। होता क्या है कि उन्होंने क्या बताया कि जब हम किसी कुंडली के भीतर, किसी कुंडली के भीतर विद्युत वाही तार यानी चुंबक को हम ले जाते हैं अंदर, है ना, तो जब नॉर्थ को ले जाते हैं तो वो नीचे की ओर झुकती है, और जब बाहर निकालते हैं तो वो तार जो है गैल्वेनोमीटर की तार बाहर की ओर उठती है, ऊपर की ओर। अगर हम साउथ को ले जाते हैं तो वो पहले ऊपर की ओर उठती है, फिर बाहर जब निकालते हैं तो वो नीचे की ओर झुकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी गैल्वेनोमीटर के पास विद्युत वाही तार को ले जाते हैं तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होती है, यही घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कोई दिक्कत, ये बात किसने बताया, अमेरिका के वैज्ञानिक हेनरी साहब ने, कब, 1830 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, विद्युत चुंबकीय
चुंबकत्व प्रभाव को खोज ऑस्टेड ने 1920 में, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? हेनरी 1830 में। ठीक है, तो क्या था विद्युत चुंबकीय? फिर सुनिएगा, जब किसी गैल्वेनोमीटर के पास विद्युतवाही तार को ले जाते हैं, गैल्वेनोमीटर के पास विद्युतवाही तार को ले जाते हैं, तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होती है, ये घटना कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर से, किसी गैल्वेनोमीटर के पास विद्युतवाही तार को ले जाते हैं तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न होती है, ये घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हो गया। ये तो केवल परिभाषा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे? सुनना थोड़ा सा। कहता है कि अगर हम तार को ले जाते हैं भीतर तो क्या होगा? तो विक्षोभ उत्पन्न होगा। अगर हम कुंडली के भीतर तार को छोड़ देते तो क्या होता? फायदे में मान लीजिए इसको हम अगर अंदर ले जाके छोड़ देते तो क्या होता? ये तो हम देखबे नहीं किए क्या? तो कुछ नहीं होता, जैसे है वैसे रह जाता। मान लीजिए अभी ऐसे है कांटा, क्लियर है? अब एन को आप ले जाकर के अंदर प्रवेश कर दिए, एन आ गई यहाँ, कोई डाउट? तो ये कांटा क्या होता? कांटा नीचे की ओर झुक जाता, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बस आप अगर कुंडली के भीतर अगर चुंबक को लाके अगर छोड़ देते तो अब उसमें कोई विक्षेप नहीं, जैसे के तैसे। ठीक है, अगर हम इसको तेजी से बाहर निकालते तो क्या होता? तो फिर से विक्षोभ उत्पन्न होती। क्लियर? समझ में आई बातें? तो आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अगर प्रणालिका के भीतर विद्युत वाही के तार को ले जाएं तो क्या होगा? तो विक्षोभ उत्पन्न होगी। अगर कुंडली के भीतर छोड़ देते तो क्या होता? तो कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता। अगर तेजी से बाहर निकालते तो क्या होता? तो फिर विक्षोभ उत्पन्न होता। कोई डाउट? तो ये 3 गो हो गया ऑब्जेक्टिव। अगर भीतर ले जाएंगे तो विक्षोभ, बाहर निकालेंगे तो विक्षोभ, अगर अंदर छोड़ देते या बाहर छोड़ देते तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता। समझ में आ रही बात? और विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? अब इतना तो खोज हो ही चुका था, तो सारे वैज्ञानिक लोग बैठे हेनरी साहब से पूछे एक बात बताइए कि आप जब खोज कर लिए हैं इसका, तो इसका उपयोग क्या है? अब उनको उपयोग मालूम था जो बताते, वो तो तत्काल खोज कर लिए थे, तब कोनो बात तो मालूम नहीं था उनको उस समय, विशेष कुछ बताए नहीं। कहे कि अच्छा सुन लीजिए, ऐसा समझिए कि बिना छठी वाला बउआ है ये। बिना छठी वाला बउआ का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? नहीं, इसका कोई काम नहीं है, केवल जो है दूध पिएगा रोएगा, है ना? आओ की मम्मी रोज खाली चट्टी बदलते रहेगी और उसका कोई काम नहीं। क्या जी? तो इसका कोई काम नहीं है, सही बता रहे हैं, इसका कोई काम नहीं था। ये छोटे स्तरों पर कोई काम नहीं। यही समझिए छठी वाला बउआ है, छठी से पहले वाला बउआ, मेरा कोई काम नहीं। बस सीधा आराम से जो है दूध पीते रहे, रोते रहे, चिचियाते रहे, भिमियाते रहे। क्या जी? क्या होता है? छोटे बच्चा का क्या काम है? कोई काम है? तो उन्होंने कह दिया कि इसका कोई काम नहीं, इसका। तो फिर पढ़ने का क्या मतलब? पढ़ने का क्या मतलब? नहीं, इसका ऊंचे लेवल पर काम था, निम्न लेवल पर कोई काम नहीं, ऊंचे लेवल पर काम था। तो क्या काम है? तो चलते हैं आगे। अब तो क्लियर हो गया। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए कौन चीज? 3 चीजें। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, विद्युत मोटर, उसके क्रियावधि चित्र सब कुछ समझ लिए, और पढ़ लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण। किसी को डाउट है? अब चलेंगे, इसका एक और काम देखेंगे हम लोग। एक चीज और है यहाँ, बिना चुंबक के प्रेरित धारा प्रेरित करना। ऐसे देखिए, आप लोग गौर किए होंगे, कहाँ देखे होंगे, लकड़ी उकड़ी में अभी छिद्र करने के लिए मशीन को प्रयोग करता है लोग, बड़ही लोग, देखे है ना? हाँ, ये आप तो देखने किए होंगे। तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ये समझिए, इसी का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही उपयोग किया जाता है। समझिए उसमें क्या किया जाता है। एक कील रहता है, एक तरह से इस तरह का कील रहेगा, सुनिए, एक कील रहेगा ऐसे, समझे? इसमें क्या किया जाता है, एक स्प्रिंग जोड़ दिया जाता है, जो आप फोटो में देख रहे होंगे। ठीक है, और इस तरह से स्प्रिंग को इसको जोड़ दिया जाता है, और जैसे इसमें विद्युत धारा देते हैं ना, तो ये तेजी से क्या करने लगती है? घूर्णन करने लगती है। किसके कारण? तब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण, यानी प्रेरित धारा के कारण ये क्या होने लगी? घूमने लगी। कोई दिक्कत? चलिए, इसको हमको विशेष तो पढ़ना नहीं था, पढ़ना क्या है हमें? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। क्लियर? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम।
अब देखिए ध्यान देंगे, फ्लेमिंग साहब ने फिर से क्या किया, अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां, कौन का, पहले उस बारे पहले तो हम लोग बाएं हाथ बोला ना, इसमें क्या किया उन्होंने, बाएं थी दाएं हाथ की 3 उंगलियां, कौन कौन, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, तीनों को, चलिए अंगूठे से शुरू करिए ना, क्या दिक्कत है, और तीनों को उन्होंने क्या किया, इस तरह से लंबत फैलाया। ठीक है, सुनिएगा, मध्यमा किसकी दिशा बतलाती है, धारा, धारा को हम लोग किससे सूचित करते थे, धारा को करंट यानी सी, सी, चुंबकीय क्षेत्र को किससे सूचित किए थे, एम यानी मैग्नेट, और ये क्या हो गया, चालक यानी कि फादर, नहीं समझ रहे ना, तो ये हो गया फादर मदर और चाइल्ड। ठीक है, तो लेकिन इसमें याद रखेंगे चालक की गति है, वहां पर कौन था, फोर्स था, बल था, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, चालक की गति है। ठीक है, बस दोनों में, ये दोनों सेम सेम है, इस दोनों में क्या है, उसमें भी पढ़े थे, देखिए धारा की दिशा दोनों बतलाती है, दोनों चुंबकीय क्षेत्र बतलाती है, तो इसमें बनाती है बल, बाया में क्या, बल, और दाया में गति, ध्यान रखना बस, बाया में बल, बाया से बल, बाया से बल, बाया से बल, ठीक है ना, बाया से बल और दाया में गति, बस इतना याद रखना, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, तो ये चीज तो है, मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी चुंबक, दोनों में सेम है, मध्यमा धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, बल गति, बल गति, बल गति, अब कौन में बल, कौन में गति, कौन में बल, बाया में बल, बाया में बल, बाया में बल, याद रहेगा ना, अब इतना अगर याद नहीं रहे तो बेकार है, क्या हो, चलिए ध्यान दीजिए, फल, अच्छा देखिए, नहीं ये समझने का एक चीज है कि लॉजिकल है कि नहीं है, अब याद रहेगा ना, फ्लेमिंग के बाम, देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ पर से, बस यही सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, हम अच्छे से, ये तो खुद जैसे रहेगा चेयर बैठते थे, चलिए ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम हमें याद है तो हम बता देते हैं, लेकिन आप कैसे याद रहेगा, भूल जाएंगे, तो याद रखेंगे बाया है तो अंगूठा बल, बाकी ये दोनों तो पूछबे नहीं करता है, मध्यमा पूछबे नहीं करेगा, और तर्जनी पूछबे नहीं करता है, क्योंकि दोनों सेम सेम है, इसीलिए नहीं पूछता है, अंगूठा में दोनों में अंतर है तो पूछता है, तो बाया में बल और दाया में गति, इतना समझ गए, ये फ्लेमिंग के कौन थे, दाया हाथ नियम, परिभाषा अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फ्लेमिंग साहब ने अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां, कौन कौन, अंगूठा, जा सॉरी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों को इस तरह से लंबत, तीनों देखिए समकोण पर लंबत फैलाया, तो उन्होंने कहा कि अगर मध्यमा धारा की दिशा बतलावे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बतलावे, तो अंगूठा जो है गति की दिशा को, ठीक है, यानी गति का मतलब हुआ चलना। अच्छा इसका उपयोग कहाँ होता है, अभी देखे थे कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से मोटर बनी, इसका भी तो कुछ होगा ना, जी बिल्कुल, इसका काम हो गया जनरेटर पर यानी संयंत्र में, दाया हस्त नियम कहाँ कर काम करती है, जनरेटर में, अब बाया कहाँ करती है, मोटर में, बाया कहाँ करती है और दाया कहाँ करती है, देखिए फ्लेमिंग साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे, खूब जानकार आदमी थे विद्युत धारा पर, तो उन्होंने क्या कहा कि आखिर ये काम कैसे करेगा, आखिर होता क्या है, जनरेटर में करंट पैदा कैसे होती है क्या, तो इसी चीज को उन्होंने आगे समझाया है, थोड़ा सा चलते हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में, ऐसे फोटो होगा मेरे पास, देखिए सेम चीज है, वही बात है जो आप पीछे देखे हैं, वही चीज है, अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर कुछ भी नहीं है, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब, जब पढ़िए नहीं तो फिर, नहीं ना अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है समझते हैं, इसमें भी वही कहानी है, पहले क्या करते हैं हम लोग समझिएगा, पहले हम अपना चित्र बनाते हैं, फिर वहां चित्र से समझेंगे, ये हो गया, नहीं नहीं हमारा चित्र नहीं है, ये पढ़ने के लिए चित्र बना रहे हैं, ये क्या भाई, ये क्या है, मैग्नेट है, जो आपको इसका ये भाग दिखाई पड़ रही है, ये भाग दिखाई पड़ रही है, बाकी पीछे है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इसका एक होगा एन और दूसरा होगा एस, क्लियर सेम बात, अब यहाँ पर क्या करते हैं, वही सेम टू सेम, एक क्या लेंगे, ये क्या है आर्मेचर, आर्मेचर का ये भाग बाहर निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत,
ये चीज तो हम लोग उसमें भी देखे थे और इसमें भी वही चीज है। क्लियर है? लेकिन वहां पर हमने क्या किया था, गौर करिएगा कि हमने सेम टू सेम दिशा में कार्बन का ब्रश लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस तरह से कार्बन का ब्रश नहीं लेंगे। यहाँ पर सर्पीला आकार, सर्पीला आकार जो है यहाँ पर लेंगे हम लोग बल्ले। वहां पर ब्रश लिए थे, यहाँ पर क्या लेंगे, पहले बल्ले लेंगे। तब बल्ले हम लोग अलग अलग दिशा में रखेंगे, एक बल्ले यहाँ लगाएंगे और एक बल्ले हम लोग यहाँ लगाएंगे, दो बल्ले अलग अलग लेंगे। कोई दिक्कत? आज दोनों में हम लोग कार्बन का ब्रश ऐसे ऐसे करके स्पर्श करेंगे, स्पर्श करेंगे। अब देखिएगा कि विद्युत मोटर बनाने में, जनित्र बनाने में, विद्युत जनित्र बनाने में हमें चार चीज की जरूरत हुई। क्या क्या? तो पहला एक नाल चुंबक, एक आर्मेचर, एक सर्पिलाकार बल्ले और एक ब्रश। विद्युत जनित्र बनाने में कितने चीज की जरूरत? चार चीजों की जरूरत। कोई दिक्कत? अब वहां पर आपने गौर किया होगा कि पहले हमने इसको करंट दिया था, तो करंट के कारण वो क्या करने लगी थी, घूर्णन होने लगी थी। करंट के कारण क्या होने लगी थी, जो पहला बार में तो हम लोग इसको देखे थे कि इसमें हम लोग करंट दिए थे, करंट ऐसे गई तो यहाँ पर क्या की, वो घूर्णन करने लगी थी। लेकिन अब यहाँ हम करंट नहीं देंगे अब, ठीक है ना। इसके पास ना क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर चुंबक पहले से ऑलरेडी है, तो चुंबक क्या करेगी, जैसे हम यहाँ पर ले जाएंगे इसको आर्मेचर को, तो आर्मेचर ले जाने से ना इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, यही प्रेरित धारा तो विद्युत धारा है। क्लियर है? जो कहां हमें मिलेगी, यहाँ से, क्योंकि सब में तो करंट है। अब हम छुएंगे तो हमें तो करंट मार देगा, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कार्बन के ब्रश, कार्बन के ब्रश, एक तार यहाँ से जोड़ देंगे, एक तार यहाँ से जोड़ देंगे और ले जाएंगे अपने घरों में, आराम से बिजली पैदा करेंगे। हो गया? अपने घर में ले जाएंगे आराम से, जनरेटर बल्ब जो जलाना है अपना करते रहिए, कोई दिक्कत? फिर समझते हैं। अब देखिए ये तो हम बना लिए हम अपना, आप ऐसे बना सकते हैं परीक्षा में, या आप यहाँ चित्र देख रहे हैं तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। देखिए दो शक्तिशाली नाल चुंबक, विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन, चित्र बनाना होगा आपको, तो फोटो हम बना के दिखा दिए, आप अपने मन से भी बना सकते हैं। दो शक्तिशाली नाल चुंबक लेंगे, तांबे की तार की एक लपटी हुई कुंडली लेंगे जिसे हम लोग आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर के बाहर एक भाग बाहर निकला होता है, इसको कहते हैं हम लोग बल्ले, ठीक है ना। उसके ऊपर दो सर्पीला आकार के हम लोग बलिया लेंगे, देख रहे हैं। लेकिन दोनों में गौर करिएगा, बल्ले में क्या है, एक तरफ से एक करंट और दूसरी तरफ से दूसरे करंट को हमने ले गया। अब क्या होता है समझिएगा, जब यहाँ पर हम जब ले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है चुंबक के कारण, इस चुंबक के कारण। लेकिन चुंबक जो होता है बहुत पावरफुल होता है, मैंने छोटा मोटा चुंबक से काम नहीं चलेगा। क्या होगा, चुंबक के कारण क्या होगा, इसमें करंट पैदा होगी, ठीक है ना। वही करंट को हम लोग इस तार से बाहर निकाल लेते हैं और इसी को ले जाते हैं हम लोग कहाँ, विद्युत जनित्र, समझ गए? हेलो, हेलो। हेलो, चलिए बाजी, ध्यान दो। विद्युत मोटर किसे कहते हैं समझ गए, विद्युत जनित्र समझ गए। फिर से,
विद्युत जनित्र किसे कहते हैं? तब विद्युत जनित्र एक युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यानी उसमें वो डायनेमो लगा रहता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? याद नहीं रहेगा, इसका भी तरीका है मेरे पास, चलते हैं, सुनिएगा, अभी अभी समझिएगा। ये क्या बन गया भाई? कुमकुम डाइन। अच्छा चलिए सुनिए, चलिए ये हो गया। ये समझिए एक तांत्रिक है। सुनिए सुनिए, ये क्या भाई? तांत्रिक है क्या? तो ये डाइन जो है ना, ये तांत्रिक को मानिए एक तरह से एक जादू फेंका, तो इससे करंट पैदा हुई। करंट यानी कि डायनमो, तांत्रिक माने यांत्रिक, तांत्रिक माने तब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई। ठीक है ना? यानी डायनमो क्या करता है मेरे भाई? डायनमो यानी कि डाइन जो है तांत्रिक पर यानी यांत्रिक पर क्या उत्पन्न कर दिया? विद्युत ऊर्जा ना होता है। अच्छा चलिए देखिए कितना ऐसा ट्रिक तो भाई दुनिया में नहीं मिलने वाला है क्या नहीं? आइए किताब की ओर चलिए। जनित्र समझ गए ना? जनित्र समझ गए, मोटर समझ गए, चार पांच चीज हमारा क्लियर हो गया। फ्लेमिंग का पहला वाम हस्त नियम, तब हम लोग पढ़े विद्युत मोटर, क्रियाविधि कार्य सचित्र वर्णन, फिर पढ़े विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फिर पढ़े हम लोग विद्युत जनित्र। अच्छा, अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है कि भाई दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है ना? ये दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या है? हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक दिश जनित्र और एक प्रत्यावर्ती जनित्र। ठीक है? तो आपसे पूछेगा कि अगर हमको दिश जनित्र धारा लेना हो, दिश धारा, तो किसका उपयोग? दिश जनित्र का। अब प्रत्यावर्ती धारा लेना हो तो किसका उपयोग? प्रत्यावर्ती। सीधा लिख देना है। अब मान लीजिए ऐसे सादिया से कोई पूछ दिया, अच्छा बताओ तुम क्लास 10th में पढ़ी है ना? तो जी बिल्कुल पढ़े। तो अब बताइए कि अगर हमको यहाँ पर दिश धारा प्राप्त करना हो तो किसका उपयोग करेंगे? तो लिख देगी दिश जनित्र का करेंगे, हो गया बात खत्म। अब प्रत्यावर्ती धारा तो हो गया, किसी को डाउट? दिश धारा समझ गए, प्रतिवर्त्या जनित्र समझ गए, धारा समझे नहीं, अब समझेंगे। अब इसके दिमाग में आता होगा कि सर ये तो हमारा समझा दिए, लेकिन कोई पूछ दिया कि दिश धारा कहते किसको हैं, अब प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं, तो हम क्या करेंगे? नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लेते हैं। चलिए आइए किताब को, देखिए क्या कहता है। किसी विद्युतीय परिपथ में सेल या बैटरी जुड़ा हो तो उस परिपथ में एक अस्थायी धारा प्रवाहित होती है। एक ही दिशा में विद्युतीय धारा अस्थायी प्रवाह को अस्थायी यानी दिश धारा इन डीसी कहते हैं। हो गया? अब आगे बढ़ेंगे। अब कहेंगे दिश धारा का मान शून्य से उच्चतम के बीच बदलता रहता है तो इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती। सॉरी गलती लिखा गया है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी कहते हैं। कोई दिक्कत? ये लिख रहा है, लिखा गया प्रत्यावर्ती होगा। चलिए समझिए, ये तो आप नहीं समझे, अब इसको अपनी भाषा में समझते हैं, क्योंकि किताब में पढ़ने से फिर फायदा क्या, जब हमारे यहाँ आए हैं तो इसको हम लोग समझेंगे ऐसे। समझे वाह जी? सुनिए ना, ये देख रहे हैं ना, ये तार है, कोई दिक्कत? करंट जब सीधा ऐसे करके जाते रहे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में चलेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? दिश धारा कहेंगे। तब क्या कहेंगे भाई? यानी किसी तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही दिशा में चलते रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग?
दिस धारा के। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कभी शीर्ष तक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर शीर्ष तक जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, और ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी डांस करते हुए, तो क्या कहलाएगी तब ये? समझ में आया? अब समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जब सीधा एक दिशा में, तो उसको कहेंगे हम लोग, लेकिन जब ऊपर नीचे यानी शीर्ष तक जाएगी, स्तंभ तक आएगी, शीर्ष तक जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ये तो समझ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि दिस धारा को ना, मान लीजिए अगर हम बैटरी से धारा प्राप्त करते हैं और उसको अगर हम दिस धारा रहेगा तो आराम से छू करके इकनेटी से उकनेटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को जब छुएगा ना, तो उसमें एगो गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? तो जाएगी या फिर घूम जाती है। जा रही थी, मान लीजिए एगो जानवर कुत्ता अपना जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे पीछे हम चल जाएंगे ना। एगो बैला जा रहा है, सांड जा रहा है, तो जा रहा है, तो पीछे से हम जा रहे हैं, तो हमारा तो कोनो टेंशन ना है ना, हम आराम से पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन ओकरा एगो आदत है, वो चलेगा चलेगा तन के देर के बाद ना मुड़ी हानेगा। अल्लाह, हाँ, जैसे मुड़ी हाना कि हम भागे सीधा, भाग रे भाग, इसका मतलब क्या? वो प्रत्यावर्ती हो गया नहीं, तबे तो हमरा भगा दिया, नहीं तो वो अपना जा रहा था, तो हम पीछे पीछे धीरे धीरे जा रहे थे, तो चलो जहां तक चलबा। एक बार जो सार जब पीछे मुड़ा, दूगो बड़का बड़का सिंह था, इसे हमरा लगा डर कि हम भागे, मेरा खतरनाक है ना। तो ई जो है ना, ये खतरनाक है सारे सनक, चिंगड़े को पढ़ाता पटक देता है। देखे कि नहीं देखे मोबाइलर में? एगो शराबी जो है दारू की बोतल लेके आसार को दिखा रहा था, ऐसे वो आया ना के मुड़ी उठाया ना पटक दिया, लेवल है सामने से टूट गया। क्या हो? तो कहने का मतलब समझिए, कहीं जाना है क्या? तो आप लोग हो आइए, उठाई कर देंगे, तनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। हाँ, तो दिस धारा प्रत्यावर्ती धारा समझ गए, तो दोनों में कौन खतरनाक? अब याद रहेगा ना। अब आगे चलिए, घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली, देखिए जितना भी हम लोग घर में उपयोग करते हैं ना, सब प्रत्यावर्ती धारा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हमारे घरों में उपयोग में आने वाली उपकरणों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। करंट, एसी बीसी जो भी चलता है ना, सब क्या है? यहाँ तक क्लियर? समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? सब लोगों को दिक्कत है क्या? बड़ा मायूस है भाई, एक बच्चे को दिक्कत है। हाँ हाँ, आप ही के बारे में कह रहे हैं, आप ही दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद छुट्टी होगी, उसके बाद फिर पढ़ाई होगी। घरों में व्यवहार की जाने वाली बिजली के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि घर में जो हम लोग बिजली प्रयोग करते हैं वो कितना भाई? तो 220। देखिए वहां से बनता है ना, बहुत ज्यादा बनता है, 1,36,000 कुछ करके, नहीं 2,82,000 करके मेगावाट बिजली बनता है वोल्टेज का। अरे भाई, इतना वोल्टेज अगर हमारे यहाँ पास में आ जाएगा ना, तो हमको तो वही पहना ही खींच लेगा। तो उसके लिए बड़का बड़का झुमका वाला पोल रहता है, देखे है कि नहीं? ऊपरे रहता है, वो नीचा नहीं सरता है, नीचा आ जाए है ना। अरे पोल में नहीं देखे हैं, तेते को लटकल रहता है, तब रहता है लटकैले। देखिए अभी सबको तो उल्टे समझ में आता है। चलिए, उसका नाम है झुमका वाला पोल। चलिए, लेकिन उसको हम लोग ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको छोटा छोटा रूप करते हैं, नहीं जैसे उसको करेंगे 44,000, फिर ट्रांसफर लगा करके 22,000, 22,000 को फिर ट्रांसफर लगा करके हम लोग 11,000, और 11,000 को ट्रांसफर करके 440 पर लाते हैं। कितना ले आते हैं हम लोग? यानी घर में जो हम लोग लेते हैं वो 440 नहीं लेते हैं, कितना उपयोग लेते हैं? 220। साहब आपसे यहाँ पूछेगा, देखिए यहाँ पर भी आया है, याद रखेंगे। हमारे घरों में जो बिजली होती है उसकी वोल्टता कितनी होती है? घर में जो बिजली होती है उसकी वोल्टता कितनी? प्रति सेकेंड में 100 बार परिवर्तित, तो यही करंट 100 मतलब 1 सेकेंड में कितना बार प्रतिवर्तित? अरे यार, एक दो बार हो तो हो, 1 सेकेंड में एक बार 100 बार नाच जाती है, तबे ना हम लोग ऐसे सटते हैं। 11,000 में सटेंगे, अब्बा अब्बा क्या? तब बोलेंगे कुछ नहीं, खाली राग आलाप करेंगे। हाँ, बताइए क्या ऐसे नहीं होगा? करंट में जब सटेंगे तो ऐसे नहीं होगा जी? चलिए, देखिए तू काहे रो रही है? अभी कोई मरा नहीं है, अभी सब जिंदे हैं, तो बता रहे थे। देखिए रो रही है, अरे हम अभी हैं भाई, ये तो बता रहे थे। चलिए मेरे भाई,
तो कहने का मतलब ये है कि इकाहे ऐसा हुआ, सुनिए, इकाहे ऐसा हुआ 11,000 वोल्ट की विद्युत धारा जब हमारे शरीर में प्रवाहित हो गई तो कितना बार एक सेकंड में टर्न मारी, 100 बारी। आप सब्जेक्टिव में पूछेगा कि विद्युत धारा एक सेकंड में कितनी बार चक्कर मारती है, 100 बार परिवर्तित होती है। अब आगे इसकी आवृत्ति कितना होती है, तो याद रखेंगे 50 एच, मेन लाइन का पावर कहा जाता है। इस 50 एच जो है वो मेन लाइन का क्या है, पावर है। तो आपसे पूछेगा कि घरेलू परिपथ में जो विद्युत धारा होती है उसकी आवृत्ति कितना, तो आवृत्ति 50 एच, चक्कर कितना बारी, वोल्टता कितनी, ये सब ऑब्जेक्टिव का चीज है, समझने का नहीं है, याद करने की चीज है। तो हम बता दिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं। अब मेंस में प्राय दो तरह के तार, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जब हम लोग घरेलू वायरिंग करते हैं ना, घरेलू वायरिंग, तो मिस्त्री दो रंग का तार लाता है, एगो बड़ी मोटगर वाला लाता है, एगो पतरकी वाला लाता है। हम भी किए थे ना, तो एगो मोट तार एगो पातर दिए, समझे, ये मोटू पतलू काहे लगाती है भाई क्या सर आप नहीं पूछते हैं, आप केवल पढ़ाइए, आप केवल पढ़ाइए, ये वायरिंग करने का काम हमारा हम कर देते हैं, आपको अच्छा रहेगा। मेरे भाई तो पढ़ाइए तो ठीक बात है, लेकिन आप समझाइए तो हमको ना। कहा देखिए आप नहीं बुझते हैं, अब घर में तो जितना उपकरण है तो सब तो एक के रंग का तो नहीं होता है, कोनो कमो पावर वाला काम होता है, कोनो जादुओ पावर वाला काम होता है क्या। तो अगले हाँ, तो ये तो बात तो सही है बोले आप। आपके घर में मोटर लगा हुआ पानी वाला, तो हाँ हाँ लगा हुआ है। एसी लगा हुआ है, तो बोलिए हाँ बिल्कुल लगा हुआ है। अति कूलर है क्या, बोले, बिल्कुल लगा हुआ है। माइक्रो ओवेन तो बिल्कुल लगा हुआ है। अच्छा बल्ब लगा हुआ है, बल्ब तो हाँ लगा हुआ है। मोबाइल चार्ज करते हैं तो बिल्कुल सर। अब पंखा तो हाँ, तो देखिए सर, देखिए वो हमको समझाया ऐसे, देखिए सर पंखा को ना कम एम्पियर की विद्युत धारा चाहिए, बल्ब को कम एम्पियर की विद्युत धारा चाहिए, ये जो मोबाइल चार्जिंग करते हैं उसको कम एम्पियर की विद्युत धारा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बोले हाँ बिल्कुल चाहिए, क्योंकि तो कम पावर का है तो कम है ना चाहिए। तो इसके लिए हम 5 एम्पियर वाला लगा देते हैं क्या। लेकिन वो मोटर जो है उसको तो चाहिए ज्यादा एम्पियर की विद्युत धारा ना, तो 5 एम्पियर वाला से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए हम मोटका तार लगाएंगे, 15 एम्पियर का लगाएंगे। हम बोले ऐसे समझाइएगा तबे ना होगा, तो एगो मोट एगो पातर लगाते हैं तो गड़बड़ नहीं हो गया, नहीं गड़बड़ हो गया। तो वो समझा दिया कि देखिए हम लोग वायरिंग करते हैं तो दो तरह के तार का उपयोग, कितने, एक 5 और एक, कब हुआ था बहुत दिन पहले, जब हम मैट्रिक की परीक्षा नहीं दिए, परीक्षा देने गए तो वहाँ क्वेश्चन को पूछ दिया कि घरेलू वायरिंग में 2 एम्पियर के तार का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी एगो 5 एम्पियर का और एगो 15 एम्पियर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हम आंसर लिख दिए आराम से कि घर में जो कम पावर वाला जो उपकरण होता है तो 5 एम्पियर वाला पर से काम चल जाता है, जैसे बल्ब है, पंखा है, वो चार्जिंग है, इस सब का काम जो होता है वो 5 एम्पियर से काम चल जाता है, तो उसके लिए 5 एम्पियर लगाते हैं। लेकिन जो पावर वाला चीज है जैसे कूलर है, एसी है, मोटर है, तो उसके लिए हमको ज्यादा एम्पियर धारा की जरूरत होती है, तो उसके लिए 15 एम्पियर की तार लगाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात है ना। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन हम बता दिए कि घरेलू वायरिंग में कितने तरह के तार का उपयोग, दो तरह, एक 5 एम्पियर, एक 15 एम्पियर। 5 एम्पियर किसके लिए, छोटे उपकरणों के लिए, 15 एम्पियर किसके लिए, बड़े उपकरण के लिए। अब कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, क्योंकि सर जी को पूछा था तो आपको भी पूछ सकता है, तो लिख देते। नहीं नहीं, जमाना कहाँ बदला है, हम भी वही जमाने में है, कोई परिवर्तन लगता है, हम भी तो दिया पता करके खेलवे करते हैं। देखिए कभी कभी ना हमारी मम्मी कहती है कि ये छोरा ना दिए पुता है, कभी कभी कहती है, हर दिन नहीं कहती, ऐसी तो बातें नहीं होता, लेकिन कभी कभी कहती है। एक दिन चर्चा कर रही थी, हमारी बड़ी वाली मौसी आई हुई थी, ऐसी चर्चा हुआ ना, बोल रही थी कि धिया पुता के साथ रहते रहे, धिया पुता वाला आदत है खनियो, आप लोगों के साथ रहते रहते हमरो हो गया धिया पुता वाला आदत, तो हम तो वह जमाना में था, नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, हाई किताब कर। चलिए चलिए चलिए, ऐसे तो इसे तो मनोरंजन थी। अब आ जाएंगे हम लोग पाठ्य पुस्तक पर। मेरे भाई अब घरेलू वायरिंग की संरचना, अब घर में वायरिंग कराने जब गए ना, सुनिए सुनिए, घर में वायरिंग करने गए ना, तो ऐसे सामान्य मिस्त्री तो दुई तरह का तार देता है, लेकिन हम एक चीज मेंशन किए कि एगो लाए हम लोग कौन चीज खरीद के, कूलर,
तो उसका कॉर्ड में ना तीन तीन गो खुप्पी था, ऐसे 2 गो नीचे था, 1 गो ऊपर था। आयरन खरीद के लाए तो वो में देखे 2 गो नीचे 1 गो ऊपर था खुप्पी। टेलीविजनों में वही देखते हैं ना। आ ई जो बोर्ड में प्लग वाला लाए पावर प्लग, तो पावर प्लग में भी देखे 1 गो ऊपर में है और 2 गो नीचे है। तो ई मिस्त्री से हम पूछे, ए भैया तनी ई बतावा तू हमरा, ले ई खा हुआ भाई। चलिए छोड़िए, फिर से बनाते हैं, कोई बात नहीं। ई होगा मक्खी भगवान का खेला। देखिए ये हमारा क्या है, पलक है, 1 गो ऊपर में रहता है इसे देखे होंगे, खूब तनी मोटगर रहता है, और 2 गो रहता है होल यहाँ पर। तो हम पूछे ये भैया तनी ई बताब, ई 2 गो तार का हम तो समझ ली, एगो गर्म हुआ एगो ठंडा हुआ, ई होल का मतलब हुआ? तो नहीं समझे बात, नहीं नहीं होता क्या समझिए। तो घरेलू वायरिंग करते समय हम लोग 3 तरह के तार का उपयोग करते हैं। अपने यहाँ सामान्यतः 2 तार का उपयोग होता है, लेकिन होना है कितना, 3। आप जो उसमें देखे होंगे ये 3 गो कोड है। अच्छा उसको काट के देखिए, तो काटे जब तो ओकरा में से 3 गो तार निकला, एगो ऐसा निकला, एगो ऐसा निकला, आ एगो ऐसा निकला। 3 तरह का तार निकला, यानी एगो काला, एगो लाल, एगो हरा। तो ई तो हमरा समझ में आया कि काला और लाल तो समझ गए कि एगो ऋण ध्रुव होगा एगो धन ध्रुव। आ ई का हुआ भाई, ई समझ में नहीं आया। आज इसी चीज को क्लियर कर लेंगे, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा। अब ये हमारा जो होल है, तो इसमें एक ऋण ध्रुव को जोड़ दिया है और एक धन ध्रुव को जोड़ दिया है, लेकिन इसमें एक हरा को ला करके जोड़ दिया जाता है। क्लियर? अभी हरा का क्या काम है, हरा का क्या काम है, तो समझिएगा। जैसे ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा आती है, ज्यादा मात्रा में, सामान्य मात्रा में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उपकरण काम कर रहा है। लेकिन ज्यादा मात्रा में जैसे विद्युत धारा आएगी, तो ये जो है ना, ये हरा वाला वो क्या करता है, अतिरिक्त विद्युत धारा को उसको कहां ले जाती है, भूमि में ले जाती है। इसका काम ही वही है, इसलिए इसका नाम रखा गया है भू तार। क्या है इसका नाम, ठीक है ना। ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा आने के बाद विद्युत धारा को कहां ले जाती है, करंट में, सॉरी धरातल में ले जाती है, तो इसके अतिरिक्त विद्युत धारा को सोख लेती है, खत्म कर देती है, तो उपकरण जलने से हमारा बच जाता है। समझ में आई बातें? फिर समझिए, जैसे हम लोग वहां से मेन लाए, पोल पर से विद्युत धारा खींच के लाए, तो जो विद्युन्मय तार होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, उसका रंग सामान्यतः लाल होता है। याद रखिएगा, विद्युन्मय तार का रंग, ऑब्जेक्टिव में पूछता है विद्युन्मय तार का रंग, यानी जो आप मेन से खींच के लाए हैं तो वो क्या हो गया, ठीक है। लेकिन जो उदासीन रिटर्निंग वाला होता है उसका रंग कैसा होता है भाई, काला। तो उदासीन तार का रंग कैसा, तो विद्युन्मय का रंग, उदासीन का रंग। लेकिन एक अतिरिक्त रहता है जिसका रंग कैसा होता है, हरा, इसको कहते हैं हम लोग भूतार। तो भूतार का रंग कैसा, लाल का काम है विद्युत धारा इन इलेक्ट्रॉन को लाना, ठीक है ना। तो समझिए कि मान लीजिए यहाँ बोर्ड है, यहाँ बोर्ड है, तो यहाँ से हमने एक बल्ब को यहाँ हमने लगा लिया है, समझिए यहाँ पर बल्ब लगा हुआ, एक समझते हैं अनुमान था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आई तो यहाँ तक है, लेकिन जलेगी नहीं वो, जब तक रिटर्निंग धारा नहीं पूरेगी परिपथ तब तक वो जलेगी नहीं। याद रखें, जलना है तो उसको रिटर्निंग धारा को जाना पड़ेगा। जैसे करंट यहाँ से आई है, आप रेड वाला ला करके पोल पर से ला करके आए एगो बल्ब में एगो चूड़ी में कस दीजिए, कस दिए, देखिए तो जल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जलेगा, जलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन को लाया तो है लेकिन रिटर्न भेजा नहीं है, तो रिटर्न नहीं भेजिएगा तो नहीं जलेगा। तो परिपथ को पूरा करने के लिए हमें ब्लैक से तो यहाँ जोड़ना ही पड़ेगा। तो ये लाल वाली जो आई है ये हो गया विद्युन में, ये जो रिटर्निंग वाली है उसका रंग कैसा हो गया हमारा, काला। यहाँ तक समझ गए, विद्युन में तार का रंग लाल और रिटर्निंग यानी उदासीन तार का रंग हो गया। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये बल्ब में स्विच नहीं दिए हुए हैं, अगर यहाँ पर आप हाथ लगाएंगे तो भी आपको करंट लगेगा। करंट इसलिए लगता है
क्योंकि इसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते ही रहता है। आप स्विच काट दीजिएगा ना तभी करंट लगते रहता है, समझे? करंट उसमें रहता ही है। जैसे उसमें से स्विच काट दीजिए और तार में प्लग में घुसा के तार को जोड़ के देखिए, कुछ नहीं होगा। कब? जब आप नीचे जूता चप्पल पहने रहेंगे तब, है कि नहीं? जूता चप्पल पहने रहेंगे तब। लेकिन हम ऐसे जोड़ रहे थे, आ कुमकुम आया पीछे से पीठी में हाथ के, सर जी चलो अब कर रहा है और हम सटले रह गए। क्या है? क्योंकि ये जो है ना ये नंगे पांव थी, हम तो चप्पल पहन के जोड़ रहे थे आराम आराम से, आई आके पीछे से जाके सट गई। ले भला दोनों आदमी गए। अब नहीं समझे बात को? आए सुनिए, तो कहने का अर्थ है क्योंकि क्या हुआ कि हम केवल गर्म तार को छुए हुए थे, हमको कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसने क्या की, ये रिटर्निंग तार जोड़ दी। कहने का मतलब है कि ये जो है ना आर्थिंग इसको दे दी, कहां से? भूमि से। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? धरातल में चला गया। तो हमारे पास रिटर्निंग आ गया, जिसके कारण हमको करंट लग गया। ठीक है ना? जैसे एक कुछ दिन पहले अपने गांव में एगो दिवाली के दिन एक बच्चा मर गया था, युवा आदमी वहां पर। तुम, हाँ, इसके घर के बगल में क्या हुआ, हम पता लगाए, बोला कि करंट तो हम काटे हुए थे। मालूम हुआ कि करंट काट करके गया था। लेकिन क्या होता है सो देखिए, चप्पल पहना हुआ नहीं था, ठीक है ना? ना भूमि को नीप ना होता, दिवाली का दिन ही था, दिवाली दिन ही हुआ था घटना। तो उसकी जो वाइफ थी ना वो पूरा पूरा नीप उप दी थी, तो और एकदम पूरा नमी था पानी जमीन में। जैसे छुआ कि उसको बड़ा जोर से झटका मारा। झटका लगा, अरे कितना से? 11,000 का झटका लगा। हाँ भाई, जो जितना भी हो, झटका मारा कस के। तो समझ में आई बात है ना? तो जब आप अगर केवल एक तार को जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रिटर्निंग नहीं रहेगा तब। लेकिन रिटर्निंग रहेगा तो फिर कठिनाइयां होगी, ठीक है ना? तो मिस्त्री को देखिएगा आराम से आता है और वो आराम से चप्पल जूता पहने रहेगा, आराम से जोड़ देता है। लेकिन कह देता है भैया कोई हमारा सटिया ना, न तो तू जइबा हमू जइबा। हाँ, ना जाए भैया। हाँ तो आता रहता हमरे खाली लगेगा। अभी हमरा में सब लगेगा तो इसको ना लगेगा, इसको भी लगेगा। चलिए, ये तो समझ गए ना? इसका क्या काम है भाई? तब भूतार का काम है अतिरिक्त विद्युत धारा को कहां ले जाती है? भूमि में, उपकरण को जलने से बचा देती है। ठीक है ना? तो सुरक्षा के दो युक्ति, एगो पढ़े थे हम लोग पीछे वाले अध्याय में, फ्यूज, विद्युत फ्यूज, वो भी सुरक्षा की एक युक्ति है। तो आपसे पूछेगा कि सुरक्षा के दो युक्ति, फ्यूज भूतार, फ्यूज भूतार, या आपसे ऑप्शन में दे देगा कि सुरक्षा की एक युक्ति। अब ऑप्शन में रहेगा विधुन्मय तार, उदासीन तार, भूतार, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखेंगे? भूतार लिखेंगे। सुरक्षा की युक्ति है, इसका कोई काम नहीं है, काम नहीं है। देखिए जितना इसको एम्पियर चाहिए, मान लीजिए 3 एम्पियर है, लेकिन आप दे दिए हैं 440 दे दिए, तो ये क्या करेगा? भूतार उसको कहेगा अच्छा कितना तुमको चाहिए? 3 एम्पियर। कोई बात नहीं, तुम 3 ले लो, बाकी कितना बच गया? कितना बच गया? तो जो बच गया वो हमको दे दो। इसको हम ले जाते हैं कहाँ? रख आते हैं। तो हमरा कथी ला लगे छे? वही ला ना लगे, सुरक्षा कार्य के। तो सुरक्षा तो भाई हमारा काम है, तो जो बच गया उसको ले जाते हैं, कोई डाउट नहीं। समझ में आई बातें? तो ये हरियर का बैठा रहता है, काहे लगी भाई? तुमको जितना जरूरत है उतना तू ले लो, ले लिया, जो बच गया उसको क्या करें? लाभ भूमि में रख देते हैं, वो धरती में ले गया, उसको कुछ नहीं होगा। विद्युत उपकरण आराम से चलती रहेगी, अप डाउन कुछ नहीं। जैसे अभी देखते हैं ना अपने यहाँ, जैसे देखिएगा कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, कभी वो कम जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी वो कम जाता है। ये हुक चुक वाला बीमारी कब नहीं होगी? जब भूतार रहेगा तब। भूतार ना उसको जैसे ही ज्यादा आएगा उसको कहेगा चलो 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 चलो, इधर कहाँ जा रहा है? चलो पहले ही, वो पहले ही उठा के ले जाएगा कहाँ? भूमि में ले जाएगा। इसका काम यही होता है। ये तो समझ गए ना? तो वायरिंग समझ गए, कोई डाउट? चलते हैं अब हम लोग, आजा, अगला क्या भाई? अतिभारण और लघु पथन, समझेंगे? देखिए अतिभारण क्या है और लघु पथन क्या है, समझते हैं। तो अतिभारण तो हम लोग एक दिन और समझ भी किए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अतिभारण का मतलब होता है मेरे भाई, अति माने होता है ज्यादा, और भार का मतलब भार। जितना सहने की क्षमता हो और उससे ज्यादा अगर आ जाए तो उसी को तो अतिभारण कहेंगे ना। क्या? जैसे मान लीजिए हमारे जितने उपकरण हैं ज्यादा से ज्यादा 220 वोल्ट ही लेती है, 220 वोल्ट से ज्यादा विद्युत धारा को वो सहन नहीं कर सकती है। ठीक है? जैसे हमारा कूलर है तो 220 वोल्ट ही सहेगी ज्यादा से ज्यादा। ये 100 पर भी काम करेगी, 120 पर भी काम करेगी, 180 दे दीजिए काम करेगी, 190, 200, 220 दे दीजिए काम करेगी।
230 जैसे आएगी ये काम करना बंद कर देगी। या तो इसका कोई चीज खराब हो जाएगा, जल जाएगी कुंडली, समझ रहे ना। इसका मतलब हो गया कि धारा जितना इसको सहन क्षमता है उससे आपने क्या दे दिया, ज्यादा। जैसे बल्ब देखे होंगे, बल्ब जो पहले वाला रहता था, लाल वाली बल्ब जो जिसको एडिसन ने खोज किए थे, तो वो क्या हुआ कि जैसे ज्यादा आता है कि ऊपर फिलामेंट टूट के भाग जाता है। ले ज्यादा दिली कथीला खराब हो गई, अब बदल तो बदलते रह ना हो। ओकरा में कोनो गारंटियो नहीं रहता है, जरा के सर जी के जाके दे दीजिएगा क्या। आ दरख्ता ऐसे बेईमान आदमी वो क्या करती है, एगो ले जाती है, हमारा लगाएगी, हमारे साथ ये दौड़ल, सर जी देखिए ना फ्यूजे वाला दूसर बदल के ले ले आएगी। लेकिन दिए थे यहाँ से बीपीएल कंपनी का, तो उन्हें से फिलिप्स वाला ले ले आई। देखबे नहीं कीजिए सर जी कितना तेज है। हम कहे अरे कवर है बीपीएल का, अब बॉल है फिलिप्स का, ये क्या ना हुआ। सर जी बेईमानी देखिए बुझने ही नहीं आया। आई हंसी आई कैसे देख बताते हैं। हमरे यहाँ एक लड़की पढ़ रही थी, तो वो क्या की, यहाँ से हमरे यहाँ दवा ले गई और दवा ले जा करके अब पहले से जो पिलैले थी वो क्या की, वो बच्चा वाला ड्रॉप था, तो ड्रॉप में से इने का वाला ड्रॉप निकाल ली, वही खोला में पहले से जो पिलैले थी वो उसमें रख दी, ढक्कन लगा के आई। कल कही हमको बोली भैया, भैया बोलती थी बहुत दिन पहले की बात है, भैया से ई ना भोजी करती से नहीं लेवे सी रख लो। हम खोल के देखे कि कहीं, तो देखे तो पूरा लगल उगल खुल के। हम कहली ई कैसे हुआ, तो तू ही ना दिलो ना, जस्ट दिलो ना। तो ऐसा तो हमारे यहाँ दवा नहीं होता है, दवा तो आता है दुकान से नया वाला, खुला वाला है तो नहीं नहीं तू ही दिलो ना। तो हम मिलाए सब दवा में बैच नंबर होता है, बैच नंबर, तो खोला का बैच नंबर और दवा का बैच नंबर दोनों अंतर था। हम कहले बहुआ ई दोनों दूसर हो। फिर से देखे घरे हो तो धैले ग्राहक था तो क्या उसको पहले प्रेम से समझाए, नहीं समझती तो बाद में डांटवे करते, लेकिन फिर देखो जाके वही ना दिया पुता इन्हें उन्हें कर दिया होगा, तो सियाने का काम था। लेकिन हम बोले कि दिया पुता ना इन्हें उन्हें कर दिया होगा, नयका वाला निकाल लिया है, पुराना वाला इसमें रख दिया, फिर से जाके देखो तो पकड़ा गए। हम के लिए देखो बैच नंबर अंतर है दोनों का, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम जाओ देखो फिर से। घर पर गई तो ठीक है था, तो बाद में तखनी तो नहीं आई, बाद में आई, हाँ भैया दिया पता ना बदल के रहेंगे, ठीक है कल। तो तुम बेईमानी कर रही थी बताइए, बीपीएल में फिलिप्स घुसा दी। आई किताब को अतिभारण क्या भाई मेरे, अतिभारण का मतलब हुआ आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा आ जाना। अब जैसे हमारे घर में कितना चाहिए हमको 220, लेकिन ए सुनो, इस तार में कितना जो मेन सड़क पर से गुजर रही है उसमें 440 वोल्ट होती है, याद रखने। उस तार में 440, लेकिन हम घर में ले जाते हैं कितना, तो 220 ले जाते हैं नहीं। लेकिन क्या हुआ, जो वो अदिति के घर के पास में जो ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर एक काम करना बंद कर दिया, शॉर्ट कर गया, तो डायरेक्ट 11,000 आ गया हमारे। इस मेन में कितना आ गया, आवश्यकता से ज्यादा आ गया ना, जितना नहीं आना चाहिए। सहने की क्षमता कितना, 220, अब आप कितना दे दिए, अब मामला तो गड़बड़ हो जाएगा क्या। इसी को कहते हैं हम लोग अतिभारण। अगर आपसे कोई पूछे अतिभारण किसे कहते हैं बता देंगे ना, कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है अतिभारण। जैसे मान लीजिए घरेलू उपकरण में हमें 220 वोल्ट चाहिए, हम वहां पर दे दिए हैं 11,000, तो इसको कहेंगे अतिभारण। किसी को डाउट। अब चलेंगे लघु पथन। देखिए सामान्यतः जितने भी विद्युत तार होते हैं ना, जितने विद्युत तार होते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उसको प्लास्टिक के कवर से इसको घेर दिया जाता है, यानी इसको कहते हैं हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ से घेरा जाता है। अच्छा यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत साधित्रों को विद्युत रोधी पदार्थ से क्यों घेर दिया जाता है, विद्युत साधित्रों को विद्युत रोधी पदार्थों से क्यों घेर दिया जाता है, मतलब कि तार को ऊपर से प्लास्टिक का कवर काहे चढ़ा दिया जाता है, ताकि झटका उटका ना लगे। मान लीजिए हम लोग अगर ऐसे वाला तार, उसको देहाती हिसाब में कहते हैं लंगा तार, तो लंगे तार अगर एल्यूमिनियम का रहता, तांबा का रहता, यहाँ से वहां तक ले जाते है कि नहीं। अब कोई धिया पुता गया एगो हरियर का करची ले करके मार, मूसा को मार रहा, मूसा को क्या मारेगा, वो अपने मर गया बेचारा ना हो, क्योंकि तार क्या था, कवर नहीं था, और उसमें करंट था, और चूहा दौड़े जा रहा था ना, एगो लकड़ी लेके होनार दिया, तो होनार दिया तो करंट लग गया किसको, उसको नहीं लग गया। तो इस सुरक्षा के लिए उसको क्या लगा दिया जाता है, कवर लगा दिया जाता है, प्लास्टिक का कवर होता है, जिसको तार में देखिए जितने तार देखेंगे सब कोई भी ऐसे नहीं रहता सब। अच्छा
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जितना तार होता है उतना तो होता नहीं है, हम उसको क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जोड़ते हैं ना। तो जोड़ते समय मान लीजिए दो तार को जोड़े, एगो लाल वाली को काला वाली को, दोनों को हटा के रख दिए और ले गए हैं वहां तक ऊपर क्या। लेकिन ये क्या हुआ, थोड़ी बार दोनों तार लमराया और दोनों आके ऐसे सट गया, ले भैया। अब सटेगा जैसे ही तो क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता इसकी क्या हो जाएगी, उच्च। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, उच्च। देखिए यहाँ पर लिखा होगा प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा अधिक हो जाती है, ये तो इसमें है। ध्रुव धन ध्रुव आपस में मिल जाती है नहीं, प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा क्या हो जाती है, अधिक। दोनों तार जब आपस में क्या हो जाएगी, सट जाएगी, तब प्रतिरोध क्या हो जाएगी, शून्य। और धारा का मान, तब तार हो जाएगा गर्म, और गर्म हो जाएगा तो लगेगा गलने, और गलने लगेगा तो नीचे टपक टपक के चुएगा, और नीचे बिछाइल है दौरी जाजी बिछौना, तो में लग गया आग, लग गया घर में आग। नहीं हो, वो दिन वही ना हुआ अपने यहाँ, पढ़ाइए रहते हैं, पढ़ाते पढ़ाते वो रूम में क्या हुआ, अचानक क्या होगा कि ऋण ध्रुव और धन ध्रुव आपस में क्या हो गया होगा, कहीं सट गया किसी कारणवश। जैसे सटा तो सटने के कारण उकरे में क्या हुआ, धारा का मान हो गया बहुत ज्यादा, अब प्रतिरोधकता हो गई क्या, शून्य। अब प्रतिरोधकता शून्य, जिसके कारण हो गया तार गर्म, और गर्म होने के कारण लगी आग, पिघल गई, पिघल करके नीचे गिरी, नीचे बहुत गत्ता उत्ता था उसमें आग लगना शुरू हो गया, धुआं दिया, लोग दौड़ करके गया। दिन था तब है ना, और रात होता तो अपना ज्वर खत्म हो जाता, पीने उठते देखते आए ना, तो हम टोला वाला को नाम लगाते कि यही सब को आग लगा दिया होगा ना दुश्मनी से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए, तो अब यहाँ से पूछेगा कि अति भारण क्या है, तो लिखेंगे आवश्यकता से अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो गया था, अति भारण। और लघु पतन किसे कहेंगे, तो जब ऋण ध्रुव और धन ध्रुव आपस में सट गया, धारा का मान हो गया ज्यादा और प्रतिरोधकता हो गई कम। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लघु पतन में प्रतिरोधकता होती है शून्य, यानी कम, शून्य। धारा का मान ऑब्जेक्टिव में, परिभाषा तो पूछवे करेगा। हो गया क्लियर। इससे बचने के लिए हम लोग दो चीज लगाते हैं, या तो भूतार और न तो फ्यूज। तो चलिए तनका फ्यूज के बारे में देख लेते हैं। फ्यूज क्या भाव, तो एक 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 सुरक्षा की युक्ति है, फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा की। समझिए, थोड़ा बहुत टाइम हो गया है, जल्दी खींच देते हैं। अब ये रहता है फ्यूज तीन की चीज का बना होता है, एक तो प्लास्टिक का रहता है, या तो शीशा का रहता है, या चीनी मिट्टी का बना रहता है, ठीक है ना। इसमें देखिए, इसमें एगो रहता है ऐसे करके, इधर से तार लाया है, इधर से तार लाया है, यहाँ से एगो रहता है ऊपर से खोपची लगे ले, खोपची एने के लाके फंसा देता है, फंसाएगा, इसमें तार ऐसे करके जोड़ देता है, बस धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। कुछ नहीं, जैसे ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा आती है तो याद रखिएगा कि फ्यूज तार जो है ना, यहाँ पर से क्या हो जाता है, गल जाता है। फ्यूज तार क्या हो गया, गल गया। तो इधर से जो करंट आ रही थी इतने पर आके रुक गई, अंदर घर में तो गई ही नहीं, तो जलने से हमारा क्या हो गया। फ्यूज को क्या कहते हैं, सुरक्षा की युक्ति। तो इसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग, फ्यूज तार का। अब हमसे एक आदमी पूछा, घर में जब वायरिंग कर रहा था, तो फ्यूज तार नहीं लगा करके वो मिस्त्री घर से क्या किया, वो तंबा का तार लिया तो छिल के अब फ्यूज में धर के कस दिया। सुनिए, ये फ्यूज में कौन तार लगा दिया है, तो यही तार में से छिल के लगा दिए हैं, जल जाएगा। हमके लिए जल जाएगा तो लगाए काहे लगी, तो जब विद्युत धारा आएगा तो तार गलबे नहीं करेगा, तो ये फ्यूज लगाने से कौन फायदा, सब घर का उपकरण जल जाएगा, फ्यूज लगले रह गया। तो हम सोच में नहीं किए। अरे भाई नहीं सोचे तो आप सोचिए। देखिए, तो फ्यूज तार जो होती है ये एक अलग तार होती है, सुनिए, फ्यूज तार जो होती है एक अलग प्रकार की तार होती है। ये हम लोग घर के तार को छील छाल के उसमें लगा देंगे, वो काम नहीं चलेगा। फ्यूज तार एक अलग से आती है, जो किसकी बनी होती है, टीन और शीशा का। फ्यूज तार एक मिश्र धातु है, जो किसका बना होता है, इसकी गलनांक बहुत ही क्या होती है, कम होती है। गलनांक क्या होती है, बहुत ही कम। जैसे ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा आएगी फटक से गल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका ना उपयोग करेंगे कि तन को ज्यादा मात्रा में जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा आ गई थी, गल जाएगी, तब ना हमारा सुरक्षा होगा। और तांबा वाला लपेट देंगे तो गलबे नहीं करेगा, तो लगाने से कौन फायदा हमारा, क्या। तब फ्यूज तार समझ गए। तब फ्यूज तार का गलनांक बहुत ही निम्न बना होता है, शीशा और टीन का, शीशा और टीन का, एक प्रकार की मिश्र धातु है, याद रखेंगे। अब आगे नोट ध्यान रखिएगा, फ्यूज सदैव विधुन में तार के साथ जोड़ा जाता है, याद रखेंगे। फ्यूज तार जो है हम लोग किसमें जोड़ते हैं,
विद्युत में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फ्यूज तार किस में जोड़ते हैं, कौन क्रम में, श्रेणी या समांतर, तो श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा ये सब बड़ा ही। यहाँ से 5 नंबर परीक्षा में 100 है, यही वीडियो से एकदम 100। चलिए अब आगे, विद्युत के उपयोग से संबंध खतरे। देखिए विद्युत के उपयोग में बहुत खतरा है कि नहीं है, अरे बहुत, कितना बढ़िया भी है, कितना खतरनाक भी है। जान तो क्षण भर में ले लेता है, किसी का दोस्त नहीं, किसी का मित्र नहीं, वो क्या है कि नहीं, हमारा भी मित्र नहीं है, हम भी छुएंगे हमको भी, हम तो छूते नहीं है जल्दी, लेकिन कहीं अगर हो जाए तो हमको क्या कर सकते हैं क्या। एक बार दुकान में ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे ही वायरिंग ले गए थे, तार को खींच करके, वायरिंग नहीं किया हुआ था। अचानक जो है ना, सामने जहाँ आप लोग बैठते हैं उधर सामने, मैंने जिधर रस्सी उसी टंगल है, बिस्कुट रखल, उसके सामने में एक कस के लुक्का मारा। हाँ, एक धड़कने से हम, देखिए कितना तेजी से काउंटरे पर छरपे ऐसे, अब भागे सीधे बाहर मुँहे, हम रुकवे नहीं किए, बाहर निकल गए। हाँ, और उसके बाद तार गल के नीचे गिर गया। घर वाला करंट तो बंद हो गया घर का, लेकिन इधर वाला में करंट चाहिए था, और उस तार जो गला ना, वो गेटवा में जाके सट गया, जो बाहर जो गेट खोलते हैं वो में सट गया, इसका मतलब उसमें भी करंट होगा। अब क्या करे भैया, अब तो गेटों को ना हम छू सकते हैं। पहले गए झटाक से ना, वो जो मेन तार था जहाँ से हम विद्युत दिए थे उसको, दोनों को नक्सी को उतार दिए, करंट बंद हो गया। फिर उसको आराम से जोड़ जाड़ के छील छाल के करंट, समझे बात को। तो कहने का अर्थ है कि कभी कभी क्या है कि हानिकारक हो जाता है। तो हानिकारक कब है, तो ध्यान रखिएगा कि हमें सुरक्षा के लिए ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ। तो पहला, दो तार को जोड़ पर खुला नहीं छोड़ना है। हम लोग खुला छोड़ देते हैं, दो तार जोड़े ऐसे, ऋण ध्रुव को धन ध्रुव को, और दोनों को छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसमें हम लोग टेप मारबे नहीं किए ना, तब विद्युत रोधी पदार्थ यानी टेप मार देते, तो अगर सट भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं ना होता। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं, खुले छोड़ दिए, या तो जल्दीबाजी में, या 10 रुपया का टेप खर्चा करने के चक्कर में छोड़ दिए, परिणाम हुआ कि हो गया खतरा। तब पहली बात, तो सुरक्षा का उपाय क्या है कि आप उसको क्या करेंगे, टेप मार देंगे। दूसरा, फ्यूज या प्लग का ढीला होना, जो प्लग होता है ना वो ढीला रहेगा, तो आप प्लग लगाइएगा ना तो चिंगारी मारता है, तो उससे भी आग लगने की खतरा रहती है। तो जो प्लग होता है ना, तो आप लोग अक्सर देखेंगे बोर्ड में 2 गो प्लग वाला लोग ज्यादा लगाता है, तो 2 गो प्लग वाला नहीं लगाना है, 3 गो वाला लगाना है। जब भी लगाएंगे तो जैसे 3 गो वाला है ना, उसमें एक चीज गौर करिएगा, ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं, इसको अगर हम खींच देंगे तो अब इसमें आप करंट किसी को नहीं लगेगा। बच्चा लोग अगर कुछ ऐसे करेगा ना तो इसमें कुछ होबो नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला जब तक नहीं उठाएगा तब तक ये उठबे नहीं करेगा। ऐसे इसका तो स्प्रिंग ढीला हो गया है, इसलिए उठ भी जाता है। आप वही चीज बाहर वाला में देखिएगा, बाहर वाला में जब तक ऊपर वाला को नहीं उठाइएगा ना तब तक, तो इससे क्या होता है कि बच्चा लोग ना होता है, कोनो एक आध गो होता है उकपाती बच्चा निरंजना जैसा, वो कांटी ले लेगा सुआ, आ ओहि में घुसा के देखेगा जे की होय छै, की होता है। हाँ, एक मम्मी कहेगी हाय ये दैया भैया केना हो गेल एकरा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग कैसन वाला लगाएंगे, 3 वाला। वही कह रहा है, स्विच प्लग जो भी है ना, वो सबको ढीला ढूला नहीं रखेंगे, एकदम कस कुस के रखेंगे तो सुरक्षा रहेगी। साथ में फ्यूज तार अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, फ्यूज तार नहीं रहेगा तो भी गड़बड़ी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उसमें टच कर गया, तो फ्यूज अगर अच्छा वाला है, यानी जिसको हम लोग मिस धातु कहते हैं, उसका बना हुआ है, तो झट से फ्यूज गल जाएगा, तो उसको कुछ नहीं होगा। जैसे देखिए परसों क्या हुआ, संज्ञा में आप ही लोग एगो उधर से संजिया बोले कि, सुनिए, संजिया में क्या किए कि संजिया बोले थे, आप नहीं समझे, वहां पर पलक कोई स्विच दे दिया, ऊपर ऊपर सुनिए, ऊपर तार कहीं सटा हुआ था, पूरा एक के बार चेंजर उसका क्या हो गया, गिर गया, पूरा अंधेरा हो गया था, याद है। देखिए यही है, तो ये अगर रहेगा तबे ना। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर उसमें टच कर गया होगा, सट जाता, तो उसका काम है चेंजर का फट से गिर जाना, धारा बंद, धारा बंद, तो व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, समझे। जैसे मान लीजिए हम गए, हम सट गए, जैसे सटेंगे वो चेंजर कह दिया गए ये बल्ब नहीं है, कोई आदमी लगता है, फट से गिर जाएगा, बस हम बच जाएंगे। नहीं, उसका काम है, वही लगेले है, वही लगेले है, वो काहे लगेले है भाई, देखिए 12-13 गो लगेले हैं, काहे लगेले हैं। अरे 5-6 गो यहाँ है, फिर नीचे लगा हुआ है ना, उपकरण ज्यादा है तो ज्यादा हम लगा हुए हैं, तो उसको बहुत ज्यादा लगा दिए हैं। नीचे भी लगा हुआ है, जहाँ आप लोग बैठते हैं नहीं वहां पर लगा हुआ है। अरे 5 गो या 6 गो तो यहाँ पर है, फिर नीचे भी है और लगा हुआ,
चलिए ध्यान दीजिए। तो कहने का अर्थ है कि ये काहे लगाया गया है, ताकि सुरक्षा होता रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति सटेगा तो। चलिए इसके अलावे अधिक शक्ति के उपकरण को भू संपर्कित नहीं करना है, यानी ज्यादा हम लोग मात्रा वाला जो विद्युत धारा लेते हैं जैसे मोटर उटर, उसको भू संपर्कित आप करवे नहीं करते हैं। डायरेक्ट लाए लगा दिए, एम्पियर दिए थे कितना वाला, 5 एम्पियर वाला तार, और लगा दिए कौन उपकरण, 15 एम्पियर वाला। तो तार का हालत क्या होगा, पेटे ना खराब हो जाएगा तार का। ल पेटे खराब हो गया एकदम पूरा गोलुल के बराबर। समझ में आई बातें। चलिए तो आज के लिए इतने ही। उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो बाद में आप बैठ के समझ लेंगे। हाँ अभी होगा या फिर कल आकर के समझ लेंगे। तो कल देखेंगे विशेष, शायद आज अध्याय समाप्त भी हो गया है। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।